नमस्कार। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश का पहला सहकारिता विश्वविद्यालय बनने का रास्ता साफ हो गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही सहकारिता के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। हर साल 8 लाख लोग इससे प्रशिक्षित हो सकेंगे। पूरे देश को सहकारिता की भावना और आधुनिक शिक्षा से युक्त युवा सहकारी नेतृत्व मिलेगा और जल्द ही सहकारी संस्थाएं भी टैक्सी और बीमा की सर्विस दे सकेंगी, जिससे पीएम मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को मिलेगी मजबूती और विस्तार भी। और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। पिछले 3.5 साल में देश में सहकारिता क्षेत्र में मजबूत ढांचा तैयार होने का उल्लेख करते हुए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए ये बताया कि इस बिल के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और सहकारिता के नेतृत्व का विकास होगा। विधेयक के पारित होने से सामाजिक समावेशन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, उद्यमिता के साथ साथ देश में कॉर्पोरेट नेतृत्व का एक नया प्रतिमान स्थापित होगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, स्वरोजगार और छोटी उद्यमिता इसका विकास होगा, सामाजिक समावेशन भी बढ़ेगा और नवाचार और अनुसंधान में भी कई नए मानांक गढ़ने के लिए मौके उपलब्ध होंगे और एक प्रकार से सहकारिता की भावना से युक्त और आधुनिक शिक्षा से लैस एक नया सहकारी नेतृत्व, कोऑपरेटिव लीडरशिप पूरे देश को प्राप्त होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिन में सहकारी क्षेत्र में ओला और उबर जैसी टैक्सी सेवा आने वाली है, जिसमें 2 पहिया और 4 पहिया दोनों तरह की टैक्सी संचालित होगी। उन्होंने ये भी कहा कि इसका मुनाफा धन्ना सेठों के पास नहीं जाएगा, बल्कि ड्राइवर के पास जाएगा। आने वाले दिनों के कुछ ही महीनों में कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान समय में सहकारिता की ज़रूरत को समझकर वर्ष 2021 में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की शुरुआत की थी। सहकारिता मंत्रालय ने 6 जुलाई 2021 को अपने गठन के बाद से सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए कई अहम पहल की हैं। पीएम मोदी ने सहकार से समृद्धि का नारा दिया है, तो किस तरह से सहकारिता के विकास का शुरू हुआ है एक नया अध्याय, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का हम आपसे परिचय करा देते हैं। दिलीप संघानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेसिडेंट नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन इफ्को। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर अश्विनी महाजन, इकोनॉमिक एनालिस्ट। अश्विनी जी, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। जिस तरह से 3.5 सालों में सहकारिता का जो दायरा बढ़ा है और आज देश का हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी रूप से इससे जुड़ा हुआ है, अपने आप में जब ये विश्वविद्यालय आएगा तो और एक तरह की ट्रेंड फोर्स ये तैयार करेगा, तो एक कितना बड़ा विजन है इसको लेकर और इस क्षेत्र को ये कितना और मजबूत करेगा? पूर्व में जब हम सहकारिता की बात करते थे तो वो केवल और केवल ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता संस्थानों की बात करते थे जी। लेकिन सहकारिता तो हर क्षेत्र में होनी चाहिए और उस हर क्षेत्र के लिए जो उसके लिए मैन पावर है वो बहुत ज़रूरी है। सहकारिता की जानकारी हो, उसके बारे में शिक्षण हो। और सहकारिता वैसे तो एक भावना है, लेकिन सहकारी संगठन बनाना, उसको चलाना, इसको ये अपने आप में बहुत तकनीकी विषय है। तो इस दृष्टि से जो अभी ये विश्वविद्यालय बना है, त्रिभुवन दास विश्वविद्यालय, वो वास्तव में सहकारिता के क्षेत्र में लोगों को ट्रेन करने में, हमारे युवाओं को ट्रेन करने में, सहकारिता को कुछ हद तक बदनाम भी हो गया, क्योंकि सहकारी समितियां बहुत अच्छा तरह से काम नहीं करती थी उसके कारण। लेकिन एकमात्र रास्ता देश के विकास का वो सहकारिता से होकर के निकलता है। उसका कारण ये है कि
हमारे छोटे छोटे किसान हैं, उनकी भूमि को इकट्ठा करना, उनको सहकारी आधार पर चलाना। जो हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, उनको जैसे उदाहरण आया ओला उबर के स्थान पर सहकारी संस्था बनाने का, ताकि सभी ड्राइवर मिल करके एक सहकारी संस्थान बनाएं और उसका जो मुनाफा है वो उन तक पहुँचे। अभी तक क्या हो रहा है कि जो कॉरपोरेट्स इसको चला रहे हैं वो ड्राइवर्स का बहुत बड़ा शोषण करते हैं। है तो एक छोटी सी ऐप ही, और उसके आधार पर इतना शोषण होता है, 25-30% तक ड्राइवर से कमीशन ली जाती है। तो यदि ऐसी व्यवस्था बन जाए, कोऑपरेटिव बन जाए, सभी जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो उस संस्था में जुड़ जाएं और उस संस्था के माध्यम से वो जो ऐप चले, और वो सब जो है तो छोटी सी तकनीक, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन किसान अपने जो ड्राइवर्स हैं उनका बहुत बड़ा शोषण हम देखते हैं कि होता है। बिल्कुल, कई तरह के फायदे इससे होंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, गृह मंत्री ने जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने ये भी कहा कि इससे न केवल जो देश की ज़रूरत है उसको एक प्रशिक्षित फोर्स मिलेगा, बल्कि एक ग्लोबल वैल्यू चेन है उसको भी एक मजबूती देगा। किस तरह से आप देखते हैं जब डिप्लोमा दिया जाएगा, उसमें PhD दी जाएगी और एक बेहतर प्रशिक्षण और एक बड़ी फोर्स? भारत के लिए सहकारिता 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 1904 में कानूनी रूप से शुरू हुई, जब भारत आजाद नहीं था। लेकिन भारत की संस्कृति जो है वही सहकारिता है। उसके बारे में अभी लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब हम यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। आजादी के बाद आज 75 साल हुआ, ग्रामीण क्षेत्र के कृषिकार हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, उनकी सुरक्षित रोजगारी का आश्वासन कहीं से नहीं मिलता था। शिक्षित लोग सहकारिता में आए और सुदृढ़ता के साथ चलाए, ऐसा भी नहीं था। फिर भी भारत की संस्कृति के आधार पर हम कह सकते हैं जो सहकारिता हमारा संस्कार था, इनकी वजह से बहनों ने 10-10 रुपया निकाल के छोटी छोटी सोसाइटी बना के अमूल जैसी संस्था त्रिभुवनदास पटेल के नेतृत्व में जो बनाई गई, आज विश्व में उनका नाम है। उनका फाउंडर चेयरमैन त्रिभुवनदास पटेल था, तो विश्व लेवल पे अमूल का जिस तरह से नाम हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम भी ऐसे सहकारी नेता का रखा जिसने छोटी छोटी मूड़ी से, बहनों की परिश्रम से विश्व की बड़ी संस्था बनाई। ऐसे सहकारिता यूनिवर्सिटी त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो बनाई है, ये सिर्फ भौतिक बिल्डिंग नहीं रहेगा, वहां से जिंदे कोऑपरेटिव के मशाल लेके जो लोग निकलेंगे। आज देश में 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, सोसाइटी में कम से कम एक कर्मचारी, 2 तो मिनिमम चाहिए रखे, तो वो कोई सुशिक्षित नहीं है। बिल्कुल, रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक बड़ा आधार मिलेगा। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अगर अमूल का जिक्र किया है, द टेस्ट ऑफ इंडिया बड़ा फेमस हुआ था इसका, और जिस तरह से एक छोटी सी संस्था ने एक बड़ी मिसाल कायम की, सहकारिता का एक अद्भुत उदाहरण इसे कहा जा सकता है। उसी में ही हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि देश जो कि अब दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, और उसमें जो डेयरी है, डेयरी उद्योग को विकसित करने में इसका कितना महत्व, और जो छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक हैं उनको इससे कितना फ़ायदा मिला, किस तरह से उनकी भी आर्थिकी में, जिसे कह सकते हैं, एक उछाल आया? देखिए, इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है, और उसमें अमूल के उदाहरण के कारण इतनी बड़ी संख्या में देश भर में और भी कोऑपरेटिव संस्थानों का निर्माण हुआ, और उसके कारण जो डेयरी है उसमें एक इतना बड़ा विकास आया जिसने केवल डेयरी में दुग्ध उत्पादन बढ़ गया, केवल इतना ही नहीं है,
इसमें लगभग 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। लगभग कुल मिलाकर के अगर परिवारों की गिनती कर ली जाए तो 50 करोड़ लोग डेयरी पर निर्भर करते हैं। और यह इतना बड़ा हमें याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो दूध का इतना कमी होती थी देश में कि लाइनों में लग कर के दूध मिलता था। आज आप देखिए तो दूध की नदियाँ बह रही हैं देश में और दूध का कोई कमी नहीं है बल्कि सरप्लस है। तो ये तभी संभव हुआ है जब हमने कोऑपरेटिव के आधार पर, मैंने वहाँ जा कर के स्वयं देखा है आनंद में। और ये जो यूनिवर्सिटी बनी है, इससे पूर्व में एक इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर इरमा के नाम से, उसमें बहुत कम संख्या में ऐसे मैनेजमेंट विद्यार्थी निकलते हैं MBA करके, लेकिन वो इतना कम संख्या है कि उनकी इतनी मांग है। अब जब ये 8 लाख लोग ट्रेन होंगे, फिर उनके ट्रेनर्स भी उसी में विकसित होंगे, उसी में उनके टीचर्स भी विकसित होंगे, उस यूनिवर्सिटी में PhD करेंगे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, उसके कारण एक बड़ा लाभ पूरे देश भर को मिलेगा। होता है तो उससे लाभ मिलता ही है। लेकिन हम ये भी समझना चाहेंगे कि देश को जो दूध की ज़रूरत थी, जो डेयरी उत्पाद थे वो तो बेहतर क्वालिटी के मिले ही, लेकिन जो वहाँ पर छोटे छोटे दुग्ध उत्पादक थे उनके ज़िंदगी में भी एक बड़ा बदलाव आया और इनसे उनको भी ज़्यादा मुनाफा मिलना शुरू हुआ। जब हम सहकारिता की बात करते हैं, शुरुआत भी इसी आइडिया के साथ हुई। मैंने स्वयं जाकर के वहाँ देखा है कि कैसे वहाँ कोई 10 लीटर, कोई 20 लीटर, कोई 5 लीटर दूध लेकर के आ रहे हैं कलेक्शन सेंटर में। वहाँ उनकी ठंडा करने के लिए मशीन्स लगी हुई हैं और इतनी बढ़िया तरीके से, क्योंकि मैंने दुनिया भर के एग्जाम्पल्स भी देखे हैं जो कंपनियाँ दूध खरीदती हैं। और इसी कारण से अमूल का भी जन्म हुआ था। त्रिभुवन दास ने इसीलिए अमूल का जन्म हुआ उनके माध्यम से, क्योंकि वहाँ पॉल्सन नाम की एक डेयरी थी जो बहुत कम दाम में उससे खरीदती थी और बल्कि अलग प्रकार से शोषण भी करती थी। लेकिन अभी ये हुआ है कि दूध उत्पादक जो किसान हैं उनको कुल जो वैल्यू एडिशन है, कुल उसके कारण जो उत्पादन होता है उसका लगभग 88% उनको मिलता है और बाकी का जो है वो केवल उसके मैनेजमेंट में जाता है। दुनिया भर में कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है। कहीं 32% मिलता है किसानों को, कहीं 35% मिलता है। मैंने पूरे विश्व का अध्ययन किया हुआ है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रकार से उसको प्रोक्योर करती हैं दूध को, किसानों को उसकी कीमत केवल 1/3 मिलती है। यहाँ 3/4 से ज़्यादा उनको कीमत मिलती है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक बहुत बड़ा एक सबक है पूरी दुनिया के लिए कि कैसे हम कोऑपरेटिव के आधार पर आगे बढ़ते हुए किसानों को उनकी उपज का, उनके उत्पाद का सही मूल्य दे सकते हैं। कि कोऑपरेटिव केवल अमूल में ही नहीं, मुझे लगता है कि कोऑपरेटिव हम अन्य प्रकार की फसलों में भी बना सकते हैं, फल और सब्जी में भी बना सकते हैं। और ये जो अभी इस तरफ ध्यान गया है और सहकारिता मंत्रालय बना है, उसका एक बहुत बड़ा लाभ देश के किसानों को हो सकता है। बिल्कुल, उसका असर भी दिखाई देता है। इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए TD न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम डेयरी उद्योग की बात कर रहे हैं, महिलाएं इसमें बड़ी संख्या में जुड़ी हैं, 70% से अधिक इसके अंदर महिलाएं हैं। तो ये स्वरोजगार के साथ साथ एक अधिक जो आर्थिक आधार के साथ साथ महिलाओं की शक्ति का भी, महिला सशक्तिकरण का भी एक बड़ा माध्यम बन के आया है। जी, कोऑपरेटिव में मिल्क फेडरेशन काम तो करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद जो प्रधानमंत्री और अमित भाई शाह ने बताया है, और अलग अलग सेक्टर में सुशिक्षित जो कोऑपरेटर जाएंगे तो आज की स्थिति है उनको और मजबूत और आर्थिक
समृद्धता की ओर ले जाएंगे। इसलिए जब गुजरात में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने देखा देश में गुजरात की जनता शांति प्रिय, रोजगारी, आर्थिक समृद्धि, सलामती क्यों है, तो एक गांव भी ऐसा नहीं है जहां किसी न किसी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी ना हो। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से गांव की आर्थिक क्षमता, सलामती सब देखा है, वही पूरे देश में लाभ मिले। इनके लिए उन्होंने 2021 में नया सहकारी मंत्रालय बनाया और अमृत भाई शाह को जिम्मेदारी दी। अमृत भाई गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में निपुण थे, अनुभवी थे और पूरे देश की जो कमांड संभाली और सुशिक्षित हर सेक्टर में कोऑपरेटिव में हो, वही विचार लेके त्रिभुवन दास कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो बनाने का बिल्कुल फैसला अपने किया आप है। में एक बड़ा विचार है। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से तमाम क्षेत्रों में आप बात कर रहे हैं और ये जो एक नई घोषणा हुई कि उबर और ओला जैसी अब जो टैक्सी सर्विस है उसको भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म इस पर सहकारिता के माध्यम से मिलने लगेगा। अपने आप में आपने बताया कि जो टैक्सी ड्राइवर हैं या जो कैब चालक हैं उनको तो फ़ायदा होगा ही, किस तरह से जो आम लोग हैं और अभी जो है सब तक इनकी पहुँच नहीं हो पाते क्योंकि कई बार जो है महंगे किराए भी होते हैं और बीच में जो है कंपनी को इसका मुनाफा ज्यादा मिलता है, तो किस तरह से जो ग्राहक है और जो ड्राइवर है दोनों को इसका फायदा मिलने वाला है? देखिए, कोऑपरेटिव का मतलब ये है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को इसका लाभ मिलता है जी। क्योंकि जितना शोषण कम होगा, जितनी प्रॉफिट कम लिया जाएगा, स्वाभाविक है वो सारा ट्रांसफ़र होगा उपभोक्ता की तरफ। और साथ ही साथ क्योंकि उत्पादक जो हैं या इस केस में सर्विसेज देने वाले ड्राइवर्स जो हैं उनका शोषण नहीं होगा तो उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। आज की स्थिति ये है कि कोई एक टैक्सी ड्राइवर है, वो 14-14 घंटे काम करता है और उसको मात्र 1,000-1,200 रुपया भी बचता नहीं है। लेकिन अगर वो जो 30% उनसे नहीं लिया जाएगा और कोऑपरेटिव के आधार पर चलेगा तो स्वाभाविक है उनकी आमदनी बढ़ेगी, उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, अपने लिए बेहतर अवसर लाएंगे। तो ऐसे में कोऑपरेटिव्स के माध्यम से यही एक कारण है कि सरकार इतनी बड़ी मात्रा में कोऑपरेटिव्स को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। हमारा यह मानना है कि ये केवल कृषि तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो ओला उबर की जो बात है वो एक बहुत बड़ी पहल है। इसको हर क्षेत्र में, जैसे जो छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, तमाम ऐसे दूसरे लोग हैं, उन तक इसको पहुंचाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो हमारे रेस्टोरेंट्स हैं उनकी कोऑपरेटिव यूनियंस बने, उनकी कोऑपरेटिव एसोसिएशन बने और उनके वो मिल करके उपभोक्ता तक पहुंच बनाएं। इसी प्रकार से जितने भी प्रकार के ई कॉमर्स हो सकते हैं वो सब कोऑपरेटिव्स के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। बीमा क्षेत्र की भी बात की उन्होंने। जी, वही मैं कह रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, केवल बीमा नहीं, दूसरे प्रकार की फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसके माध्यम से आगे बढ़ सकती हैं। इस केस में सरकार ने पहले से ही एक ONDC के नाम से, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के नाम से एक बड़ा सिस्टम तैयार किया है जिस पर कोई भी प्लेटफॉर्म आकर के अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और उसके माध्यम से वो उनको किसी भी प्रकार की दूसरी ऐप्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और अभी करीब 200 मिलियन ऐसे अभी इसको अचीव किया है। कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी उसको ट्वीट करके कहा और कॉमर्स मिनिस्टर ने भी उसके बारे में कहा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ONDC में। तो इस सारी चीज़ों को जो सरकार की विभिन्न पहलें हैं उनको साथ में इंटीग्रेट करके हम आगे बढ़ा सकते हैं और देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ कोऑपरेटिव्स के आधार पर इस प्रकार के प्रयोग हो रहे हैं वहाँ जो उपभोक्ता को भी लाभ हो रहा है और उत्पादक को भी और सर्विस प्रोवाइडर्स को भी। बिल्कुल। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि 2 लाख पैक्स जो हैं वो और भी बनाए जाएंगे। तो ये जो पैक्स की भूमिका है इस पूरे अगर ढांचे में बात करते हैं कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और जिस तरह से तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा जा रहा है, कंप्यूटराइजेशन की बात हो या फिर ऑनलाइन जो है मार्केटिंग की बात हो, तमाम ये सब चीज़ें कितना इसको समृद्ध कर रही हैं और जो वहाँ का छोटा किसान और उत्पादक जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं उसको कितना फ़ायदा इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
माननीय अमित शाह ने 2 लाख नई सोसाइटी बनाने की जो बात की है ना, इनके लिए काम भी शुरू हो चुका है। जी। जो गांव में एक भी सोसाइटी नहीं है, वहाँ फिशरीज, एग्रीकल्चर, क्रेडिट, कोई भी सोसाइटी, कम से कम एक सोसाइटी होनी चाहिए। सबसे अच्छा वो बात है कि अमित भाई ने काफी मेहनत करके मॉडल बायलॉज बनाए और पूरे देश की हर गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भेजा गया। देश की विविध राज्य की सरकारों ने स्वीकृत किया है। जो पहले पेश को मर्यादित काम करने का अधिकार था, इनके बदले मॉडल बायलॉज के मुताबिक मिनिमम मोर देन 25 और 60 तक वो काम अलग अलग सेक्टर में कर पाएंगे, जिससे गांव का हर टाइप का प्रश्न, हर टाइप का बिजनेस इसी गांव में हो। और सरकार से समृद्धि का नारा, आत्मनिर्भर भारत, उनका नारा, वो प्रत्यक्ष रूप से सफलता की ओर जो, और उनके लिए जरूरी है शिक्षण, उनके लिए जरूरी है स्किल डेवलपमेंट। ये सब कहाँ से आएगा? तो जो नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है, इनमें कल अमित भाई ने डिक्लेयर किया कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज बनाई जाएगी। तो इनके माध्यम से भौगोलिक, सामाजिक, एग्रीकल्चर या कोई भी सेक्टर जो नेचुरल सोर्सेज है, कौन सी सोसाइटी कहाँ मजबूत सफल हो, कहाँ से ज्यादा रोजगारी सभी सेक्टर को मिल पाए, उनका अभ्यास करते हुए इसी कॉलेज में इस टाइप का स्किल डेवलपमेंट का कोर्स आएगा। और जब स्किल डेवलपमेंट का कोर्स आएगा तो अपने आप रोजगारी प्राप्त होगी। तो सरकार से समृद्धि का नारा, वो नारा नहीं रहेगा, बिल्कुल सार्थक जमीन पर उतर रहा है। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में, और इसमें हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अश्विनी जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से रोज़गार की भी बात हो रही है और 130 करोड़ लोगों को स्वरोजगार, अपने आप में ये एक बड़ी बात है और ये संख्या जो है वो लगातार जो है बढ़ रही है ये भी। और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है जब हम पैक्स की बात करते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की बात करते हैं, उस पर जो तमाम तरह का एक कोऑर्डिनेशन किया गया है, एक समन्वय किया गया है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है, तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जिनमें आवेदन आ भी रहे हैं, जैसे कि गैस का क्षेत्र है या और भी बहुत सारे इस तरह के आवेदन हैं जो नोटिफाई किए गए हैं। तो अपने आप में देखते हैं कि एक बड़ा विस्तार जब रोज़गार की बात करते हैं। देखिए कि आमतौर पर हमारे ये जो आर्थिक नीतियाँ रही सरकारों की, उसके कारण रोज़गार का मतलब ऐसा समझा जाने लगा कि कुछ सरकारी नौकरी ही रोज़गार होता है, या कोई बड़ी प्राइवेट कंपनी को एमएनसी में नौकरी मिल जाए तो वही रोज़गार है। लेकिन हमें समझना होगा कि आज इस समय देश में 93% लोग जो हैं वो सेल्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं। मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज इसलिए कह रहा हूँ कि लोग उसको अनऑर्गेनाइज बोलते हैं, उसको मैं सेल्फ ऑर्गेनाइज बोलता हूँ, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। हर व्यक्ति अपने आप में रोजगार देने वाला बन सकता है। हम हमेशा कहते हैं कि वाई बी ए जॉब सीकर, वाई डोंट बी ए जॉब क्रिएटर। और ये जो माध्यम है, सहकारिता एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम स्वयं जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। इसके साथ ही जो पहले समस्याएं आती थी, किसानों की जो बात हुई तो उसमें जिस तरह से आयकर को लेकर उनको समस्या आती थी, या कई बार जो ऋण है उसको लेकर उनको एक बहुत ही बड़ी दुविधा और समस्या दोनों का सामना करना पड़ता था, वो भी काफ़ी हद तक हल हुआ है और डोर स्टेप बैंकिंग जो है वो उन तक पहुँची है। देखिए, ये जो आपने महिलाओं की बात की जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो महिलाओं के लिए ही हैं, और उसके माध्यम से छोटे छोटे ऋणों के द्वारा ये महिलाएं अपने लिए रोज़गार बनाती हैं, और ये धीरे धीरे करके महिलाओं के बीच में एक आत्मविश्वास आ रहा है। उसके कारण
आज हमारी महिलाओं की जितनी भी योजनाएं हैं वो सफल हो रही हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है। लखपति दीदी, ये सब तमाम प्रकार की जो योजनाएं हैं, इसके अलावा ड्रोन दीदी करके एक टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर के करने की बात आई है, वो सारी बातें हैं। लेकिन सहकारिता के माध्यम से हम किस प्रकार से पैक्स के माध्यम से नए नए प्रकार के अवसर निकाल सकते हैं, खोज सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार की सहकारिता संस्थान निर्माण करके लोग स्वयं अपने लिए रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप किसी दूसरे पर निर्भर करेंगे, ये उसकी एंटरप्रेन्योरशिप पर डिपेंड करता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि भारत में हर व्यक्ति एंटरप्रेन्योर है, हर व्यक्ति में एक उद्यमशीलता का एक गुण है। उस गुण को और ज़्यादा उभारने की ज़रूरत है। भारत हमेशा से ही उद्यमियों का देश रहा है। हमारे लोगों ने कभी नौकरियां नहीं करी हैं और अब अगर भारत सोने की चिड़िया कहलाता था तो अपने उद्यम के कारण कहलाता था। तो इसलिए इस सहकारिता के माध्यम से हम मिलता उसको जो है वो दिखाई देता है और अलग अलग क्षेत्रों में दिखाई देता है। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, कोऑपरेटिव सेक्टर में जो नई पहल हुई है उनमें से एक ये भी है कि सहकारी रैंकिंग फ्रेमवर्क भी बनाया गया है, उसके आधार पर ऋण की व्यवस्था बनाई गई है और उसके साथ ही एक अम्ब्रेला सिस्टम भी शुरू किया गया है कि अगर जिससे कि जो एनपीए है उसको कम से कम किया जा सके। इस व्यवस्था के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। आपने अम्ब्रेला की जो बात की वो क्रेडिट स्ट्रक्चर में है, अर्बन बैंक में, और उनकी कोशिश हो रही है कि रूरल बैंक को भी इनके साथ जोड़ा जाए, जिससे जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल कोई सोसाइटी उनका उपयोग करना चाहेगी तो इनको काफी महंगी होगी जी। लेकिन अम्ब्रेला तक कोई भी आधुनिक टेक्नोलॉजी को परचेस या नहीं बना के ये अम्ब्रेला के साथ जुड़े सभी सोसाइटी को देंगे तो सफलता के साथ उनकी कीमत भी कम होगी। लेकिन जो यूनिवर्सिटी बनी है उनका फायदा है। तो आज तक यूनिवर्सिटी जो नहीं थी तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो दिक्कतें थी वो आज समाप्त हो जाएगी। यूनिवर्सिटी अलग अलग सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है, जिस क्षेत्र में जिस स्किल डेवलपमेंट के लिए शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद उनको इसके बारे में संसाधन चाहिए तो वहाँ क्रेडिट स्ट्रक्चर या बैंक जो बिल्कुल तमाम क्षेत्र जो ऐसे हैं जिनमें सहकार से समृद्धि की भावना को जमीन पर उतारा जा रहा है। बहुत शुक्रिया अश्विनी जी और बहुत शुक्रिया दिलीप जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और तमाम बिंदुओं पर प्रकाश डालने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।